हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड कर्व्स ए बी एंड सी डी। हमारे पास दो पैरेलल डिमांड कर्व गिवन है और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई है। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें स्लोप और इलास्टिसिटी में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देखिए स्लोप क्या होता है। स्लोप हमारे पास होता है रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। और इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू पी अपॉन क्यू। अब देखिए हमारे पास इलास्टिसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक हमारे पास पार्ट आ गया चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी और सेकंड पार्ट आ गया पी अपॉन क्यू। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप इनटू पी अपॉन क्यू। अब देखिए हमारे पास क्या है, लीनियर स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर डिमांड कर्व है। तो लीनियर डिमांड कर्व अगर दो है स्ट्रेट लाइंस हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लीनियर डिमांड कर्व। तो स्लोप हमारा सेम रहेगा हर पॉइंट पे, बट इलास्टिसिटी हमारी डिफरेंट होती है। लीनियर डिमांड कर्व पे स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट हमारी इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। सपोज ये पॉइंट है, इस पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 और इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें दो डिमांड कर्व है। आर पॉइंट पे देखिए, आर पॉइंट कौन से डिमांड कर्व पे है? डिमांड कर्व पहले हम लेते हैं ए बी। इसमें कौन से पॉइंट आर पे इलास्टिसिटी देखते हैं। तो हमारे पास पॉइंट आर पे देखिए, पहली बात तो हम यहाँ पे क्वांटिटी देख लेते हैं। आर पॉइंट पे क्वांटिटी हमारी ये है और एस पॉइंट पे क्वांटिटी है हमारी ये। अब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आर पॉइंट पे क्वांटिटी ले लेते हैं 1 और एस क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं 2। जब प्राइस हमारा क्या था 1, हमने 1 प्राइस एज्यूम कर लिया। अब पॉइंट आर और एस दोनों के लिए ये जो प्राइस है वो सेम रहेगा। अब हमारे पास क्योंकि चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी जो है, जो स्लोप है वो सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व है, दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन या लीनियर डिमांड कर्व है, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी हम सिर्फ पी अपॉन क्यू से मेजर करेंगे। तो पॉइंट आर पे पी क्या है, प्राइस 1 ले लिया मैंने इसमें और नंबर्स में ले रही हूँ, तो क्वांटिटी भी क्या है 1 है। तो हमारे पास इलास्टिसिटी पॉइंट आर पे क्या हो गई 1। अब दूसरा डिमांड कर्व हमारे पास कौन सा है, डिमांड कर्व है सी डी। सी डी डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी जो पूछी है वो पॉइंट एस पे पूछी है। एस जो है, एस पे देखिए हमारे पास क्या है, प्राइस तो हमारे पास क्या है 1 ही रहेगा, ये 1 है और क्वांटिटी कितनी है डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5। अब देखिए पॉइंट आर पे पॉइंट आर पे इलास्टिसिटी 1 होगी और एस पे 0.5 होगी। इट मींस इलास्टिसिटी आर पे ग्रेटर देन पॉइंट एस है। अब हमारे पास ऑप्शंस के ऊपर चले तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया, पॉइंट आर एंड एस आर इक्वल इलास्टिसिटी के लिए। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। दूसरे में आर में हमारे पास 1 है और एस में कितनी है 0.5, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आर पे इलास्टिसिटी 1 है और एस पे 0.5 है, तो आर इज ग्रेटर देन एस। पॉइंट आर पे ये कह रहे हैं लेस है, तो ये ऑप्शन फिर रॉन्ग हो गया और यहाँ पे इन्फिनिटी तो है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो डायग्राम्स गिवन है, फिगर 1 एंड फिगर 2। इनमें पूछा गया है कि जो ऑप्शन ए है ई एंड एफ दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। दूसरे में दोनों ई एंड एफ पे अनस्टेबल है। तीसरे में सी पॉइंट पे पूछा गया है कि ई पे हमारा क्या है स्टेबल है और एफ पे अनस्टेबल है, और डी में जो है ई पे अनस्टेबल है और एफ पे
स्टेबल है। तो अब हमें स्टेबल और अनस्टेबल किस तरह से देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास स्टेबिलिटी देखने के लिए हम ये करते हैं कि अगर प्राइस को चेंज करके देखें तो प्राइस को चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से डिमांड और सप्लाई में इस तरह से चेंजेस आते हैं कि फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर ही जो हमारा प्राइस चेंज किया था वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है, तो इट मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर प्राइस चेंज करने से हमारे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस में इस तरह से चेंजेस आते हैं कि प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से दूर जाता है, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए, ये फिगर 1 है। अब फिगर 1 की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट ई पे हमारा है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम सपोज प्राइस को यहाँ से, ये P मान लिया, P से हम कहाँ जाते हैं, P1 पे चलेंगे। अब जब P1 पे जाएंगे तो क्या हो रहा हमारे पास, देखिए P1 पे जाने से क्या हुआ, P से हमने प्राइस इंक्रीज किया, P1 पे चले गए और हमारी इससे क्या हुआ, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो गई। प्राइस के इंक्रीज होने से अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारा प्राइस जो है और बढ़ेगा। अब इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मूव नहीं हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से और दूर जा रहा है, तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर हम प्राइस को डिक्रीज करके देख लेते हैं, अगर प्राइस को P से, इक्विलिब्रियम प्राइस P से हमने P2 पे किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गई, तो यहाँ पे फिर से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पे आप वापस नहीं आ रहे हो, आप उससे फार अवे जा रहे हो। तो यहाँ पे पॉइंट ई जो है वो क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं, दूसरी फिगर देखते हैं। दूसरी फिगर में क्या है, हमारे पास F पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब सपोज यहाँ पे ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है P स्टार या P ले लेते हैं। अब हमने प्राइस क्या कहा, इंक्रीज हो गया। अब प्राइस सपोज हमने किया कि इंक्रीज होने से हम किस पे आ गए, P1 पे आ गए। अब P1 पे आए तो P1 पे आने से क्या हो रहा है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गई। अब जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड नहीं बढ़ती है तो प्राइसेस क्या होने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर से क्या होगे, इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मूव हो रहे हो। और कब तक ये प्राइस गिरते रहेंगे, जब तक कि दोबारा से आप इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं आ जाते हो। और इसी तरह से अगर हम प्राइस को डिक्रीज करके देख लेते हैं, P2 पे आ गए। अब प्राइस को अगर डिक्रीज किया तो प्राइस को डिक्रीज करने से क्या हुआ, आप डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो प्राइस क्या होते शुरू हो जाते हैं, फिर से राइज होने शुरू हो जाते हैं। अब प्राइस फिर से राइज होने शुरू हो गए और कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट F जो है वो क्या शो कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि E पे अनस्टेबल है और पॉइंट F पे स्टेबल है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस जो हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है बोथ पॉइंट E एंड F आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने पूछा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में दोनों में अनस्टेबल बताया E और F पे, मगर ये भी रॉन्ग है। पॉइंट ई पे, सी ऑप्शन में क्या कहा है, पॉइंट ई पे स्टेबल है, मगर हमने अभी किया पॉइंट ई पे क्या है, अनस्टेबल है। पॉइंट ई पे अगर अनस्टेबल है तो हमारा ये ऑप्शन भी जो सी है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और पॉइंट डी पे क्या कहा गया है, पॉइंट डी पे क्या है, अनस्टेबल है। और पॉइंट जो एफ है उस पे स्टेबल है, हमने अभी किया कि पॉइंट एफ पे स्टेबल है और ई पे क्या अनस्टेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ए प्राइस इज इक्वल टू LAC, B market demand curve for a commodity is horizontal to x-axis, C firm earn normal profits, and D in the long run firm operate at the minimum point of average cost। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। अब ये देखिए, हमारी ये इंडस्ट्री है और ये है हमारी फर्म। अब जो इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से जो प्राइस तय हो जाएगा P पे, वही एक फर्म जो है अडॉप्ट कर लेगी। ये देखिए, ये फर्म ने अडॉप्ट कर लिया। और फर्म का लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और यहाँ पे क्या है, LAC, इस पॉइंट पे हमारे पास LAC, SAC, LMC, SMC सब इक्वल हो जाते हैं इस पॉइंट पे।
इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है इसको। अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस इज इक्वल टू LAC, होते हैं, करेक्ट है, तो नॉट ट्रू हो गया, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया क्योंकि नॉट ट्रू पूछा और ये ट्रू है। मार्केट का डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा हमारा, इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल होगा। देखिए मार्केट का डिमांड कर्व क्या है, ये है मार्केट का डिमांड कर्व, क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि फर्म का हॉरिजॉन्टल होता है। ये देखिए फर्म का डिमांड कर्व जो है AR भी बोलते हैं इसको, तो फर्म का डिमांड कर्व क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल है और इंडस्ट्री का क्या है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है नॉट ट्रू है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, ये ट्रू है, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमसे तो नॉट ट्रू पूछा है। और लास्ट भी जो फर्म है लॉन्ग रन में जो LAC का मिनिमम होता है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होता है, उसके ऊपर ऑपरेट करती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC जो है, दोनों के पॉइंट जो मिनिमम होंगे उनके ऊपर लेवल ऑफ आउटपुट जो वो सेम होगा, या फिर बी में पूछा गया ABC के ऊपर लेस होगा मिनिमम पॉइंट पे MC से, सी में पूछा गया ABC के ऊपर लार्जर होगा, या फिर कोई भी पॉसिबल है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब हमने बना लिए यहाँ पे ABC कर्व, AC कर्व और MC कर्व, क्योंकि ABC और MC के बीच में ज्यादातर रिलेशन पूछा गया यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया, मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC आर एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इन्होंने कहा ABC और MC का जो मिनिमम पॉइंट है उनके ऊपर जो आउटपुट लेवल है वो सेम रहेगा। देखिए A पॉइंट पे जो है वो किसका मिनिमम पॉइंट है, A जो है MC का मिनिमम पॉइंट है, MC का। B किसका मिनिमम पॉइंट है, B मिनिमम पॉइंट है ABC का। अब हमारे पास देखिए कैसे है, X MC के ऊपर मिनिमम जो आउटपुट है, मिनिमम आउटपुट कितनी है X, और B ABC के ऊपर X1 है, तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड, ABC इज एट लेसर आउटपुट, ABC का जो मिनिमम है उसके ऊपर आउटपुट X1 है और MC के ऊपर कितनी है, X है, तो ABC के ऊपर इसका मतलब ज्यादा हुई और ये कह रहे हैं कम है, तो इसलिए ये पॉइंट भी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद मिनिमम ऑफ ABC जो है, ABC के ऊपर ये कह रहे हैं आउटपुट जो ज्यादा है मिनिमम ऑफ MC, क्योंकि ABC के ऊपर तो हमारे पास आउटपुट ज्यादा ही X1 है और इसके मिनिमम पे MC के मिनिमम पे कितनी है X है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। और डी में कुछ भी इन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है और कोई भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, in the short run which of the following cost must continuously decrease as output increases। तो ऑप्शन ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सी और डी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन्होंने क्या पूछा है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो डिक्रीज होगी आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ। तो इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कैसे है, आउटपुट गिवन है, TVC गिवन है, TFC गिवन है। अब TVC कौन सी कॉस्ट होती है, जो कि हमारी वेरी करती है विद द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन जीरो होगी तो ये भी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मगर हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट, हमारी प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, हमारी जो कॉस्ट है वो रहेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास वेजेस हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, कि अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, नहीं प्रोडक्शन करनी है तो नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए TVC एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन जीरो, इट विल आल्सो जीरो। और TFC फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, या सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। तो अब हमारे पास AVC कैसे निकलती है, AVC होती है TVC अपॉन Q। अब TVC हमारे पास क्या है जीरो, तो जीरो आउटपुट भी जीरो, 5/1 5 हो जाएगा। TVC 10 डिवाइडेड बाई आउटपुट 2, तो कितना हो जाएगा 5, 15/3 5, तो इस तरह से ये 5 ही चलेगी। AFC क्या है, AFC हमारी निकलती है इस तरह से TFC डिवाइडेड बाई Q। अब TFC कितनी है हमारी 10 को जब जीरो से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी।
अब हमारी आउटपुट जब 1 होगी तो टीएफसी कितनी है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 3 3.3, इस तरह से हमारी डिक्लाइन होती चलेगी। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी जो है, देखो प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 हो रही है, तो कौन सी इनमें से ऐसी कॉस्ट है जो डिक्लाइन हो रही है। टीवीसी नहीं हो रही, ऑप्शन रॉन्ग है। टीएफसी भी नहीं हो रही, ऑप्शन रॉन्ग है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्लाइन नहीं हो रही, सिर्फ कौन सी हो रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी। अब इसका जो कर्व होता है एएफसी का, वो कैसा होता है, एएफसी कर्व जो होता है वो इस तरह से होता है एएफसी, और इसको और हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।